एनी फंक्शन, है ना, क्योंकि पब्लिक सेक्शन में अगर डिक्लेयर करेगा, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए जो है ये यूजफुल होगा, है ना, आउटसाइड द क्लास या इनसाइड द क्लास। जैसे अभी पीछे हमने देखा कि अगर बेस क्लास में हमारा होगा तो डिराइव क्लास में भी उस कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करेंगे। ऑर्डर क्या होगा, पहले बेस क्लास का एंड देन फिर डिराइव क्लास। तो ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड, है ना, दैट इज क्रिएटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड और डिफाइंड। दिस पर्टिकुलर मेथड holds the same name as that of the object and it initializes the instance of the object whenever that object is created, है ना। The constructor also usually holds the initialization of the different declared member variables of its object, है ना, और भी जो हमारे मेंबर वेरिएबल्स होंगे यानी डेटा मेंबर होगा तो उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अनलाइक सम ऑफ अनदर मेथड द कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू नॉट इवन void, क्योंकि और अदर जो फंक्शंस होते हैं, है ना, वो कुछ ना कुछ रिटर्न वैल्यू जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पे अनलाइक सम ऑफ अनदर मेथड्स या फंक्शन जो है ये नहीं करता है। व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, इफ यू डू नॉट declare a constructor, the compiler would create one for your program. This is useful because it lets all other objects and functions of the program know that this object exists. ना कंस्ट्रक्टर एक बार फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद, है ना, अगर कुछ मिस भी हो जाता है तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने में हेल्प करता है, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। दिस कंपाइलर क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और पीछे भी हमने पढ़ा था कि और फंक्शन की तरह ये भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी लेता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है। If you want to declare your own constructor, then simply add a method with the same name as that the object in the public section of the object. When you declare an instance of an object, and physically जब आप object को declare करते हो, whether you see the object or not, a constructor for the object is created and signals itself, है ना, ऑटोमेटिकली भी इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना क्लास हमारा क्या है, क्लास क्या नाम है ना, मल्टीपल कैरेक्टर्स जो मैंने बताया फॉर वेरियस सिचुएशन या विद वेरियस ना डिफरेंट पैरामीटर्स और आर्गुमेंट जो हम सेम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। और जैसा यहाँ पे डिक्लेरेशन होगा, है ना, उसी हिसाब से कॉल करेगा, है ना, वैल्यू को। तो उसको भी अभी देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर। और इसको हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडिंग आर यूज टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, है ना, ताकि कहीं एम्बिगिटी ना आए। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं, है ना, कि यहाँ पे 3 बार ओवर क्लास फंक्शन को जो है डिक्लेयर किया गया अलग अलग पैरामीटर के साथ। तो इसमें देखते हैं कि क्या डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले तो है ओवर क्लास, है ना, ब्लैंक, यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, और एक्स और वाई को इनिशलाइज किया हुआ है 0, ठीक है। उसके बाद फिर ओवर क्लास इंट ए दिया हुआ है, ठीक है, यानी एक पैरामीटर यहाँ पे पास हुआ एक्स वाई और उसकी वैल्यू क्या है, एक है, सिंगल वैल्यू है। उसके बाद फिर ओवर क्लास को ही लिया गया है और इंट ए इंट बी यानी 2 वेरिएबल पास कराएंगे, दोनों की अलग अलग वैल्यू है। तो यहाँ पे जब मेन में हम देखेंगे तो आपको देख के ही पता चल जाए, ओवर क्लास ए अगर को हम कॉल करेंगे तो ये फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। अगर A1 में करेंगे तो एक वैल्यू डाली हुई है तो इसको करेगा, एंड, है ना, 2 वैल्यू डाली हुई है तो इस हिसाब से वैल्यू जो है वो, है ना, A1 और A2 यहाँ पे 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के नेमिंग की हुई है और उसके लिए पैरामीटर भी उसी हिसाब से पास किया गया है, ताकि कंपाइलर इजीली समझ सके कि किस फंक्शन को हमें कॉल करना है ना। तो इसलिए इसमें भी कोई आउटपुट वगैरह नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है। कंस्ट्रक्टर ओवर क्लासेस ओवरलोडेड थ्राइस विद द डिफरेंट इनिशियलाइज वैल्यू, यानी ओवर क्लास कंस्ट्रक्टर है हमारा, क्योंकि सेम नेम से है जैसा क्लास है हमारा, और तीनों के लिए अलग अलग आर्गुमेंट हमने पास किया हुआ है, और ताकि कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो, कंफ्यूजन ना हो।
consider a constructor with arguments. तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हम ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली ही यूज करते हैं, ठीक है ना, आर्गुमेंट और पैरामीटर्स, है ना, लेकिन क्या ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम टर्म है, मीनिंग सेम है, या देयर आर सम स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको समझने की कोशिश करना। Parameter and arguments are sometimes and loosely used and interchangeably in particular. Argument is sometimes used in place of parameter. In fact, हम भी अभी बोल रहे हैं तो है ना, दोनों टर्म को यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या बेसिक डिफरेंस होता है? अरे nevertheless there is a difference properly. Parameters appear in procedure definition and arguments appear in the procedure calls. है ना, जब हम अगर ध्यान हो सिग्नेचर को हमने डिफाइन किया था ना, तो पहले तो क्या किया हमने, पूरा डिफाइन किया उसको कि डेटा रिटर्न टाइप क्या है या डेटा टाइप क्या है, फिर उसके अंदर वेरिएबल क्या है, और जब अकॉर्डिंगली हम उसमें वैल्यू पास कराते हैं तब उसको हम बोलेंगे आर्गुमेंट, यानी जब प्रोसीजर को कॉल किया जाता है, ठीक है, जब डिफाइन किया जाता है तो वो कहलाएगा पैरामीटर, है ना, और जब उसमें हम वैल्यू पास कराएंगे तो वो होगा आर्गुमेंट। इसलिए हम इंटरचेंजेबली दोनों को ही यूज करते हैं। पैरामीटर इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोसीजर, है ना, क्योंकि कोई भी फंक्शन हम कॉल करेंगे तो उसमें हम कुछ ना कुछ तो वैल्यू तो पास कराएंगे ही कराएंगे, इंक्लूडिंग इन इट्स डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल, इन मेनी लैंग्वेजेस a manual procedure to add two supplied integers together and calculate the sum total would need two parameters, है ना, दो इंटीजर को ऐड करने के लिए हमें ना दो वैल्यू पास करानी पड़ेगी, वन फॉर ईच एक्सपेक्टेड इंटीजर, जैसा भी पीछे हमने देखा है ना, कि एक बार तो हमने है ना ब्लैंक कुछ भी पास नहीं कराया, एक बार हमने दोनों को इनिशियलाइज किया एक वैल्यू से, और एक बार हमने दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पास कराया। In general, a procedure may be defined with any number of parameter or no parameter at all, है ना, कोई फंक्शन को हम कई सारे पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं या विदाउट पैरामीटर भी कॉल कर सकते हैं। If a procedure has parameter, the part of its definition that specifies the parameter is called its parameter list, यानी कितने पैरामीटर हम उसमें पास करा रहे हैं। By contrast, the argument or the values actually supplied, ठीक है ना, वहां पे हमने डेटा टाइप या वेरिएबल नेम डाले हैं, और जब हम वैल्यू पास कराते हैं ना फिजिकली, तब जो है वो कहलाता है आर्गुमेंट, और द वैल्यू एक्चुअली सप्लाइड टू द प्रोसीजर व्हेन इट इज कॉल्ड, है ना, जब कॉल करते हैं और जो वैल्यू हम पास कराते हैं तो वो आर्गुमेंट। अनलाइक द पैरामीटर्स व्हिच फॉर्म एन अनचेंजिंग पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना, जो हमें रिक्वायरमेंट है फंक्शन को तो हम उसी हिसाब से डिफाइन करेंगे, लेकिन जब हम वैल्यू पास कराते हैं तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो है पास करा सकते हैं। तो कह रहे हैं प्रोसीजर डेफिनेशन, द आर्गुमेंट कैन एंड ऑफन डू वेरी फ्रॉम कॉल टू कॉल, है ना, आर्गुमेंट क्या होगा, जैसा फंक्शन कॉल करेगा अकॉर्डिंगली हम आर्गुमेंट जो है वो चेंज करेंगे। इस टाइम अ प्रोसीजर इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ द प्रोसीजर कॉल दैट स्पेसिफाइज द आर्गुमेंट इज कॉल्ड द आर्गुमेंट लिस्ट, है ना, जब वैल्यू हम रियल में पास कराएंगे तो उस पहले तो जो हमने वो क्या करे सिग्नेचर के अंदर जो भी डेटा टाइप और वेरिएबल पास कराया है ना वो पैरामीटर लिस्ट होंगे, और जब हम जो वैल्यू में पास कराएंगे दैट आर नोन एज या दैट कम्स अंडर आर्गुमेंट लिस्ट। तो मेनी प्रोग्रामर्स यूज पैरामीटर एंड आर्गुमेंट, है ना, इंटरचेंजेबली भी इस वर्ड को हम यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों में एक डिफरेंस है ना, डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट टू डिस्टिंग्विश द मीनिंग। तो इसी को समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना, टू बेटर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स एंड लेट अस डिफाइन द फॉलोइंग फंक्शन। अब यहाँ पे क्या इंट सम के नाम से फंक्शन दिया हुआ है ना, एडेंड वन एंड एडेंड टू, यानी जो दो वैल्यू को हम जोड़ते हैं ना उसी को एडेंड करते हैं, और रिटर्न में क्या करें एडेंड वन प्लस एडेंड टू। द फंक्शन सम हैज टू पैरामीटर्स, यानी इसके अंदर हमने दो वैल्यू पास करा नेम एडेंड वन एंड एडेंड टू। इफ इट एड्स द वैल्यू पास्ड इनटू द पैरामीटर। सर एक बार ये एडेंट का एक बार और रिपीट कर दोगे? हाँ बिल्कुल रिपीट करेंगे। जी सर। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं पैरामीटर एंड आर्गुमेंट पे, ठीक है।
नॉर्मली हम ये वर्ड इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन क्या बेसिकली डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम जैसे सिग्नेचर भी कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। यहाँ पे डेटा टाइप इंट लिया हमने, सम नाम का हमारे पास फंक्शन है, और उसमें हमने 2 वैल्यू पास कराई है, ठीक है। ओके इन सर। तो जितने भी जो वैल्यू पास कराएंगे दैट आर नोन एज पैरामीटर्स, ठीक है। फंक्शन सम है, यानी सम फंक्शन के कितने पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स हैं, और उसका नेम है addend1 addend2 है, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू, कोई भी नेम और डाल सकते हो, ये सिंपलेस्ट वो है। इट एड्स द वैल्यू। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे फंक्शन में हमने क्या डाला है, रिटर्न क्या करे, addend1 और addend2 को ऐड करे और वो वैल्यू रिटर्न कर दे। तो जो भी हम वैल्यू डालेंगे, 2 वैल्यू डालेंगे, उसको ऐड करके वो रिटर्न करेगा। तो जो हम वैल्यू डालेंगे वो होगा आर्गुमेंट, ठीक है। ओके सर। ठीक है ना। addend1 addend2 कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 डिफरेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। आप और भी कोई वेरिएबल यूज कर सकते हो। अब उसी को, इसीलिए देखो ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हो उसी चीज को। तो ये तो पहले तो क्या होगा, क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, addend1 और addend2 को दोनों को सम करेगा और वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, कहाँ पे, फंक्शन में। सम फंक्शन में वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। रिटर्न द रिजल्ट। द कोड विच कॉल्स द सम फंक्शन है ना माइट लुक लाइक, कैसा दिखेगा, सम वैल्यू है, वैल्यू ये, और ये हमने पास कराई, और इस तरह से वेरिएबल्स वैल्यू एंड वैल्यू 2 आर इनिशियलाइज्ड विद वैल्यूज, वैल्यू 1 एंड वैल्यू आर बोथ आर्गुमेंट। जब यहाँ पे हम वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, वहां पे हमने क्या डाला था, सिर्फ addend1 और addend2 का नाम डाला था, कोई भी वैल्यू नहीं डाली थी। जब वैल्यू हम यहाँ पे डाला हुआ है पहले से ही या बाद में डालते हैं, तो बोथ वैल्यूज आर क्या होंगे, आर्गुमेंट। अगर यहाँ पे आर्गुमेंट बोलेंगे तो यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है। और यहाँ पे सम वैल्यू में क्या पास कराएगा भाई, सम करेगा किसको, इस और 2 वैल्यू को, क्योंकि सम ऑलरेडी है ना डिफाइंड फंक्शन है मैथमेटिक्स के अंदर। तो इन दोनों को क्या करेगा, ऐड करेगा और वैल्यू सम वैल्यू में डाल देगा। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारा कंटेक्स्ट कैसा है, यानी हमने लिखा कैसा है। तो वो पैरामीटर होता है और आर्गुमेंट होता है। एट रन टाइम द वैल्यू असाइन टू दिस वेरिएबल्स आर पास टू द फंक्शन, है ना, सम एज आर्गुमेंट्स, यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट पास होगा। In the sum function, the parameters addend1 and addend2 are evaluated yielding the argument 40 and 2 respectively, ठीक है। वही वैल्यू अगर हम पास कराएंगे तो addend1 और addend2 में वही वैल्यू जाएगी, और वो जो है रिजल्ट अकॉर्डिंगली वो पास करा देगा, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं वैल्यू, अब फिर क्या होता है, फंक्शन को कॉल करते हैं, उसमें जो भी हमने फंक्शन डाला, आर्गुमेंट्स आर रेडी एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द कॉलर, यानी जिस फंक्शन ने कॉल किया है, वेर इट इज असाइन टू द वेरिएबल सम वैल्यू। और वो वैल्यू किसमें असाइन हो जाएगा, सम वैल्यू, जो हमने वहां पे वेरिएबल लिया है उसमें हमारी वैल्यू जो है वो चली जाएगी। तो ये था आपका कंस्ट्रक्टर। थोड़ा सा हमने कुछ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़े, ठीक है, और उसके बाद फिर ये पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स में थोड़ा डिफरेंस समझाने की मैंने कोशिश की है। अब वैसे बहुत ज़्यादा है नहीं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके मेन जो है पॉइंट्स हम उसको देखते चलेंगे, ठीक है। एक तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, जैसा पीछे भी हमने पढ़ा था, है ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्टर को, है ना, कोई भी वैल्यू नहीं भी पास करा रहे हैं तब भी जो है वो काम करेगा, क्योंकि ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। ऑब्जेक्ट जब भी किसी क्लास के अंदर क्रिएट होगा तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर जो है काम करेगा। तो वही कह रहे हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ए कंस्ट्रक्टर दैट आइदर हैज नो पैरामीटर्स, तभी हम उसको बोल सकते हैं ना कि डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, और इट हैज ऑल्सो पैरामीटर्स, ऑल द पैरामीटर्स हैव द डिफॉल्ट वैल्यू, इसीलिए इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। ये थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ देखोगे, इफ नो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट फॉर अ क्लास ए एंड वन इज नीडेड, है ना, है नहीं हमने कंस्ट्रक्टर कोई डिफाइन किया हुआ, द कंपाइलर इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड अ डिफॉल्ट, है ना, पैरामीटर। क्या है भैया, लेस कंस्ट्रक्टर क्या दिया हुआ है, ये तो वही क्लास के नाम से, और यहाँ पे डिफॉल्ट, है ना, ब्लैंक ब्रैकेट दिया हुआ है इससे। द कंस्ट्रक्टर इज एन इनलाइन मेंबर फंक्शन, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर को, है ना, इनसाइड भी हम डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इज एन, है ना, इनलाइन मेंबर फंक्शन ऑफ इट्स क्लास। इनलाइन मेंबर फंक्शन इसलिए सर ये क्यों, ए से डिनोट डिनोट होता है कंस्ट्रक्टर। हाँ जी,
ए से डिनोट होता है ये? नहीं नहीं, ए से नहीं डिनोट होता है। फिर सर? ये जो क्लास का हमारा नाम है, यहाँ पे इस क्लास में ए से ही डिनोट होगा, क्योंकि जो ओके। क्लास का नेम है वही सेम नेम हमारे फंक्शन का ही होगा, ठीक है। वी कांट ठीक। चेंज द नेम कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। हाँ, आर्गुमेंट उसमें या पैरामीटर उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पास करा सकते हैं, ठीक है। जो पीछे अभी हमने देखा था ना, एक ओवर क्लास पे देखा था, एक बार सिर्फ उसकी वैल्यू 0 दी हुई थी, फिर दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर करके ए दिया हुआ था, फिर एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी दिया हुआ था। हाँ तो जी सर। तीनों कंस्ट्रक्टर के नेम क्लास नेम से ही होंगे, सबसे मेन थिंग यही है, ठीक है। जो भी हम क्लास, जिस क्लास को हम डिक्लेयर करेंगे, हमारा कंस्ट्रक्टर का भी नेम उसी नाम से ही होगा, ठीक है। ये बट चीज सर ये यहाँ पे दो बार ए दे रखा है, वो क्या सीन है इसमें? कहाँ पे? जैसे आपने अभी कंस्ट्रक्टर में पढ़ा अच्छा, है ये अभी। वाला, हाँ जी सर। ये पार्ट, हाँ यहाँ जी। पे ये तो ये स्कोप रिजोल्यूशन का यूज कर रहा है कि क्लास भी ये है। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा जैसा कि क्लास है ना। तो यहाँ पे फंक्शन भी हमारा क्या है, ए फंक्शन है, जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, और वो किस क्लास से बिलोंग करता है, तो ए क्लास से। इसी दोनों सेम को देख के तो कंपाइलर समझता है कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है। ठीक है। आर्गुमेंट इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पास करा सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे चूंकि हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की ही बात कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जैसे ये सब चीजें वाइवा में पूछ देते हैं, ठीक है। एक तो हो सकता है नो पैरामीटर भी हो सकता है, और इफ इट हैज पैरामीटर्स, अगर पैरामीटर होगा तो ऑल पैरामीटर्स हैव सम डिफॉल्ट वैल्यूज, क्योंकि वैल्यू तो हम पास कराएंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ क्या लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। तो कह रहा है इसी को अब हाँ एक्सप्लेनेशन पे ही डायरेक्ट आ रहे हैं। And having a default constructor simply mean that an application can declare instances of the class। क्योंकि कंस्ट्रक्टर का यूज ही किस लिए है कि उस क्लास के अंदर कोई भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ द क्लास मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर के, क्योंकि मैंने क्या बोला कि क्लास क्या है, एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है ना। क्लास तो खाली ही होगी अगर स्टूडेंट उसके अंदर नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट अगर उसके अंदर नहीं होंगे, जो कि मेन इंस्टेंस है क्लास के, ठीक है ना। इसलिए ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस बोला जाता है, उसी के सर लिए इसमें ये कंस्ट्रक्टर। A0B1 आ गया ना यहाँ पे? हाँ, वही कहा ना कि डिफॉल्ट के लिए यूज किया हुआ है ना। ए तो हमारा क्लास हो गया, ठीक है, फिर 0 भी क्या हो जाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, है ना। और 1 2 3 जितने भी हमारे वैल्यू हैं उसको हम लेंगे। ओके। करेक्ट, कंपाइलर क्या करता है भाई, हैविंग डिफॉल्ट मींस दैट एन एप्लीकेशन कैन डिक्लेयर इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास, है ना, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेगा। कंपाइलर फर्स्ट इम्प्लिसिटली डिफाइंस द implicitly declared constructor of the base class and non-static data member of that class। नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि मेंबर फंक्शन है वो, ठीक है। नॉन स्टैटिक है, यानी कि स्टैटिक हम उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो स्टैटिक अभी हमने पीछे देखा कि स्टैटिक हम उसके लिए यूज करते हैं जो कि एक बार क्लास में डिक्लेयर और इनिशियलाइज होता है, और पूरे उस क्लास में, ठीक है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उसके लिए इंडिविजुअली नहीं हम स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे। तो वही कह रहा है कि नॉन स्टैटिक ऑफ ए क्लास ए बिफोर डिफाइनिंग द इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ ए। No default constructor is created for a class that has any constant or reference type members, है ना। डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा उसी के लिए क्रिएट होगा। कह रहे कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए इज ट्रिवियल, है ना, जो कि इजिली डिफॉल्ट भी इसको कह सकते हैं। इफ ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, क्या होना चाहिए, इट इज इम्प्लिसिटली डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना, आउटसाइड से डिफाइन नहीं होना चाहिए। ए हैज नो वर्चुअल फंक्शन, जो कि हर कंस्ट्रक्टर के पे ये इम्प्लीमेंटेबल है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर को है कोई भी, ना तो वर्चुअल फंक्शन होता है, नो वर्चुअल बेस क्लास, यानी किसी भी क्लास या फंक्शन को हम वर्चुअल जो है डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वर्चुअल क्या होता है, डायनेमिक बाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है। और ये क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग पे वर्क करता है। ऑल द डायरेक्ट बेस क्लास ऑफ ए हैव, है ना, ट्रिवियल कंस्ट्रक्टर, है ना। जो पहले जो क्लास के लिए करेंगे वो तो कंस्ट्रक्टर होगा ही सेम नाम से, है ना। उसके अलावा अगर और हम क्लास डिराइव करते हैं तो
उसके लिए भी हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन दैट्स टोटली डिपेंड ऑन द constructor of the base class. The classes of all non-static member function of A have an table constructor. क्योंकि member function होता है, the default constructor provided by the compiler does not do anything specific. ठीक है ना, it simply क्या करेगा, allocates memory to the data member of the object. यानी फाइनली बताया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना और कोई काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा भाई, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट नया क्रिएट किया क्लास के अंदर, तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। यही शुरू से ही हम पढ़ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, ठीक है ना। तो यही इसका मेन काम है। फिर है पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर का मतलब समझ चुके हैं, ठीक है ना। पैरामीटर के साथ हम पास कराते हैं, जैसे यहाँ पे अर्थात यहाँ पे हमने पैरामीटर मीन्स ऐसे तो वैल्यू हम कुछ ना कुछ पास करा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप हम साथ साथ में पास कराने, कैरेक्टर और इंट, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और फिर यहाँ पे बाय यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन है ना, यहाँ पे भी देख सकते हो है ना। इसी से तो कंपाइलर समझता है ना कि ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि क्लास का भी नाम सेम है और फंक्शन का भी नाम सेम है विद आर्गुमेंट, ये जो है। तो पैरामीटर के साथ अगर कंस्ट्रक्टर को हम डिफाइन करते हैं तो उसको बोलेंगे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और कुछ विशेष इसमें नहीं है। तो वही कह रहे हैं, इन द अबव एग्जांपल है ना, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हैज बीन शोन बाय द कमेंट लाइन है ना, इसलिए यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है कमेंट लाइन के थ्रू, ताकि पता चले कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। तो अभी हम पीछे पैरामीटर पे काफी डिस्कस कर चुके हैं ना, जो भी हम विद डेटा टाइप या विद नेम ऑफ वेरिएबल है ना, डेटा टाइप का साथ में हम डिक्लेयर करते हैं तो उसको ये यूज होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बहुत ज़्यादा ये भी यूजफुल नहीं है, और इसका ज़्यादा यूज अगर डीप नॉलेज नहीं है तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी है ना, यहाँ पे एक बार डिस्कस कर देते हैं। ये दोनों तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या होता है कि हम दो वैल्यू, जैसे मान लो किसी का सम हम निकालते हैं 2 नंबर का, तो उसको सम भी कह सकते हैं, टोटल कह सकते हैं, नेट वैल्यू कह सकते हैं, है ना। तो एक वेरिएबल से अनदर वेरिएबल में अगर हम वैल्यू पास कराना चाह रहे हैं, है ना, वैल्यू सेम है लेकिन उसको अनदर नेम से हम अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं अनदर ऑब्जेक्ट से, तो उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ इस तरह से डिक्लेयर किया हुआ है, वुड डिफाइन द ऑब्जेक्ट 12 एट द सेम टाइम इनिशियलाइज इट टू द वैल्यू ऑफ 11। अनदर फॉर्म इसको ऐसे भी कह सकते हैं भाई, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 11 की वैल्यू क्या हो इसमें पास हो जाए, है ना, दो डिफरेंट, और यहाँ पे इस ब्रैकेट के थ्रू भी हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। There is the process of initializing through a copy constructor है ना, is known as copy initialization है ना। कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब हम प्रोसेस को यूज करते हैं तो उसको बोलेंगे कॉपी इनिशियलाइजेशन। एंड द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज यूज, कब यूज किया जाएगा, व्हेन द कंपाइलर हैज टू क्रिएट ए टेम्पोररी ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया है ना, ऐसा टेम्पोररी वेरिएबल के लिए हम करते हैं कि टेम्पोरली उसको किसी और नाम के वेरिएबल में है ना, जैसे नॉर्मली सी में भी या सी प्लस प्लस में करते हो ना, मान लो दो ए और बी दो वैल्यू में दी हुई है और उसको एक्सचेंज करना है ना, उसका ऑर्डर एक्सचेंज करना है, तो आप क्या करते हो, पहले टेम्पोररी में उसको स्टोर कर लेते हो। इस तरह के वर्क के लिए हम इसका यूज करते हैं। पहले द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, द इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास है ना, उसी ऑब्जेक्ट को अनदर नेम से हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं तब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, है ना। रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज अ फंक्शन वैल्यू एंड द स्टेटिंग द ऑब्जेक्ट एज बाय वैल्यू पैरामीटर ऑफ अ फंक्शन। जैसा पैरामीटर, जैसे अब यहाँ ब्रैकेट में है ना 11 वैल्यू डाली थी और उसका ये सिंटैक्स है, और इसमें सिंटैक्स में हम ये एम्परसेंड का भी यूज करते हैं, ठीक है, एम्परसेंड का यूज करते हैं साथ में पॉइंटर का, तभी कंपाइलर को समझाने के लिए ये चीजें यूज होती है, तो उसको कॉपी कंस्ट्रक्टर हम बोलेंगे। तो नॉर्मली कह रहे थे कॉपी कंस्ट्रक्टर है टेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ देयर ओन क्लास एज आर्गुमेंट एंड प्रोड्यूसेस सच एन ऑब्जेक्ट
द कॉपी कंस्ट्रक्टर यूजुअली डोंट रिटर्न अ फंक्शन वैल्यू। इसी का एक एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है ना, जैसा हमने बताया था कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम साथ साथ में क्या एम्परसेंड का भी यूज करते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट, तो उसके कंपाइलर को जो है वो पता चलता है। ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, क्लास नेम हमारा स्टूडेंट, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट हो गया, और कॉपी कंस्ट्रक्टर जो हो गया हमारा ये यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा सा अपना हम यूजर डिफाइन भी मान लो कोई फंक्शन को हम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो उसको भी हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा देखो 2 मिनट, जब तक मैं जरा पानी चाय पी लेता हूँ, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते
ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं है कि जब जरूरत हो तभी उसको करो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें है ना रेफरेंस का भी यूज पड़ता है। तो जब जरूरत हो या पूरी समझ हो तभी इसको यूज, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अब है, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग अभी पूरा आगे हम करेंगे पूरा चैप्टर। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि एक ही फंक्शन या एक ही ऑपरेटर को, है ना, हम अलग अलग पर्पस के लिए या अलग अलग पैरामीटर के साथ जो यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन ओवरलोडिंग। और ये आपके पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसमें है ना, था ना, हमने पढ़ा था पॉली मतलब मेनी, और मॉर्फिज्म मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, यानी एक ही फंक्शन से हम अलग अलग तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जितना यहाँ पे है उसको करेंगे, आगे तो बाकी आएगा। तो तेरे व्हेन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज डिफाइंड इन अ क्लास देन इट इज कॉल्ड है ना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ऑब्वियस है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर है। अगर एक से ज्यादा बार डिफाइन किया, पीछे हमने जो देखा था, है ना, ओवर क्लास वाला, वो भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ही था, लेकिन स्पेसिफिकली वहां पे डिस्कस नहीं किया हुआ था। तो देन इट इज कॉल्ड, है ना, और यूज ओवरलोडिंग का क्या मतलब है, यूज ऑफ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन क्लास, यानी सेम नाम से फंक्शन होंगे और अलग अलग आर्गुमेंट के साथ हम उसको यूज करेंगे, दिस इज नोन एज, है ना। यहाँ पे इसलिए ओवरलोडिंग को ज्यादा यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ये सिर्फ मतलब बताया हुआ है कि एक ही क्लास के अंदर अगर एक से ज्यादा हम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो दैट आर बेसिकली नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यहाँ पे फिलहाल इतना ही होगा। It is used to increase the flexibility of a class and by having more number of constructor for a single class. Flexibility का क्या मतलब है कि ताकि एम्बिगिटी ना हो, हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो है उसको को एक्सेस करा सकें। ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर्स इन दिस प्रोग्राम गिव्स अस मोर देन वन वे ऑफ इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट इन क्लास। वही है, अलग अलग तरीके से इसको तो इसमें देख लेते हैं। अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्टर यूज किए हैं। क्लास नेम हमारा स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट नाम से जो भी फंक्शन होंगे दैट ऑल कम्स अंडर द कंस्ट्रक्टर, है ना। यहाँ पे वैल्यू को एंटर कराना है हमें, है ना, जैसे करेक्टर नेम की लेंथ है, करेक्टर नेम हमें एंटर कराना है, तो कोनियो डॉट एच का भी यूज किया हमने। अभी हमने पीछे देखा ही था कि पैरामीटराइड कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है, जब साथ साथ हम पैरामीटर पास कराते हैं। तो ये स्टूडेंट में देख लो, इन टैक्स और करेक्टर वाई, है ना, विद सबस्क्रिप्ट जो है वो यूज किया गया है, तो इसको बोलेंगे हम पैरामीटराइज, है ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और ये जो है नॉर्मल, यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं कराई है, तो इसको हम नॉर्मल कंस्ट्रक्टर। तो दो फंक्शन यहाँ पे लिया हुआ है स्टूडेंट नेम से, क्योंकि स्टूडेंट क्लास नेम भी हमारा स्टूडेंट है, तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया। और एक से ज्यादा जब हम यूज करेंगे, इसी को ही हम बोलते हैं ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन, या यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलेंगे ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर। ना क्लास हमारा यहाँ से शुरू होता है ना, तो ये इनसाइड द क्लास ही दोनों कंस्ट्रक्टर को क्या किया डिफाइन किया हुआ है। इनफैक्ट आउटसाइड कब होगा, जब हम स्कोप रेजुलेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना, तब उसको बोलेंगे हम आउटसाइड। और वैसे जो होगा वो इनसाइड द क्लास ही होगा। तो द अबव C++ प्रोग्राम इज यूज्ड टू क्रिएट, है ना, कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट, है ना, इनसाइड द क्लास स्टूडेंट। Here in this program, the student constructor has been defined in many ways. दो तरह से हमने डिफाइन किया। एंड द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज स्टूडेंट नेम एंड हिज रोल नंबर, यानी दो चीज डाटा हमें दिया हुआ क्या क्या, नेम और रोल नंबर, इसका आउटपुट हमें चाहिए। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जैसे मतलब ना प्रोग्राम वगैरह बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब अच्छे हम्म से बन नहीं पाते हैं, हम्म तो हम्म। उसके लिए ट्रिक वगैरह आप बता सकते हो देखो ट्रिक वगैरह ऐसा है क्या कि मतलब? ब्लॉक में जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें हाँ जी। कुछ कई बार मिसप्रिंट वगैरह भी होता है,
कोई ज्यादा प्रोग्राम तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर नहीं रहा हूँ, मेन थिंग को ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बाला गुलशमी की बुक को अगर आप फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आपको सही इंस्ट्रक्शन मिलेगा। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। उसकी कोडिंग को आप अगर देखेंगे, एक्सप्लेन भी उसमें ढंग से किया हुआ है। सर तो कौन सी उसको बुक में? ई बाला गुलशमी, एक बाला इसकी, गोस्वामी हाँ, में। ठीक है। सी की भी बुक आती है, C++ की। तो सी की उतनी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन C++ की एंड सी सेकेंड हैंड भी आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है ना, किसी भी शॉप में आप C++ बट सर इतना ले लो। टाइम ही नहीं मिल पाता कि मतलब इस बुक को करने के बाद दूसरी पढ़ पाए। बिल्कुल भी आप टाइम नहीं मिल पाता सर। तो मैं समझ सकता हूँ, और मैं पहले भी ये बातें बोल चुका हूँ कि आज के टाइम में सबको ही टाइम की कमी है, ठीक है ना। हाँ जी सर। लेकिन आप ये भी समझ लो कि कुछ बच्चे करते भी हैं, और सबके लिए वही 24 आवर्स है, किसी के लिए भी 24 आवर्स 1 मिनट का डे नाइट नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ जी। तो यू हैव टू मैनेज, क्योंकि देखो ऑफलाइन भी क्लासेस नहीं हो रही हैं कि प्रैक्टिकली आपको, है ना, जैसे होती थे तो थोड़ा गाइड कर देते थे टीचर, तो उसमें आसानी होती थी करने में। ये बात तो सही है, वो फायदा तो नहीं हो पाएगा। वैसे कोई लेकिन चांस है नहीं सर होगी ऑफलाइन? वो तो आप देखोगे ही, हो तो जैसा न्यूज में आएगा उस हिसाब से पता चलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो अभी इस सेशन में तो मुश्किल लग रहा है अभी, ठीक है ना। तो आप उसको थोड़ा सा फॉलो करोगे भाई, एक बार आपको जो समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि रटना है उसको, प्रोग्रामिंग में तो मेन लॉजिक समझने वाली चीजें हैं, तो उसमें थोड़ा अच्छा दिया हुआ है। ऑब्वियस है, ये ब्लॉक है, इसमें कोडिंग वगैरह उतना ज़्यादा नहीं है, कई जगह मिसप्रिंट भी है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप उसी को फॉलो करो, वही ज़्यादा सही रहेगा। जैसे सर इसकी प्रैक्टिस वगैरह करने से मतलब जल्दी कवर हो जाएगा ये हाँ, प्रैक्टिस? प्रोग्रामिंग के लिए तो देखो कोई है नहीं कि एक दिन में कोई भी प्रोग्रामिंग सीख लेता नो है, टाइम तो सर। लगता है। अब ऑब्वियस है कि आपने पीछे सी प्रोग्रामिंग की होगी, तो उसका हाँ थोड़ा जी सा सर। सिंटैक्स भी C++ में, मतलब लॉजिक। और मैं भी क्लास में भी लेता था, ऑफलाइन भी, तो कोशिश करता था कि इसको तो पढ़ाता था, साथ में वो SIC को भी यूज करता था। तो वो कुछ प्रोग्राम साथ साथ डिस्कस हो जाता था ना, वो ऑफलाइन तो में तो जैसे थोड़ा सा सर आगे पॉसिबल कुछ नहीं है। पूछना होगा तो कैसे पूछेंगे? जैसे कोई जब प्रॉब्लम आती है तो कि अगर किसी मतलब अटैच होते हैं तो थोड़ा हेजिटेशन भी हट जाती है कि कोई बेटा दिक्कत नहीं, सुन पूछ लो लेते हैं। सुन लो सुन लो, हाँ जी सर। दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कोडिंग सिखाया जाता है, यस सर। ठीक है। तो हेल्प ले, आज के टाइम में आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम लोग के टाइम में अलग बात थी कि इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था। आज के टाइम में तो तुम एक वर्ड टाइप करते हो तो दुनिया भर की साइट, तो उस पर थोड़ा सा सर्च मारो, उसको थोड़ा सा देखो। क्योंकि देखो वर्बली मान लो आप मेरे से फोन कर भी लोगे तो ना तो आप मुझे समझा पाओगे रियल में कि क्या दिक्कत आ रही है, ना तो मैं फिजिकली सिस्टम को देख पाऊंगा कि हाँ दिक्कत आ रही है, तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो में आप फ्रेंड सर्किल में या फिर पूरा आप, है ना, वेबसाइट का हेल्प लेके सीख सकते हो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। आज के टाइम में आप ये नहीं बोल सकते कि क्या हेल्प चाहिए। हाँ, जो हमारे लिए पॉसिबल होगा, जितना हमें टाइम मिलता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर सके, ठीक है, यही दिक्कत है। ओके सर। क्योंकि और भी तो बच्चे हैं ना, तो इसलिए आपस में हेल्प करो। कुछ ऐसा मेरे से पूछने लगा अगर कुछ लगे तो जरूर पूछो, बेशक पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने लेकिन इसका वही, ग्रुप बना रखा है अलग से? नहीं मैंने कोई ग्रुप वगैरह नहीं बनाया, और ये अच्छा। थोड़ा सा हम लोग को रेस्ट्रिक्टेड भी है हमारे डायरेक्टर से कि आप ऐसे, हालांकि एक दिन मैंने यहाँ पे चैट में अपना फ़ोन नंबर भी डाल दिया था, किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने दे दिया था, लेकिन वो शेयर करने के लिए मना करते हैं, ठीक है। नहीं सर, तो और मतलब क्लासेस लग रही हैं सब, सबने मतलब अपने ग्रुप बना लिए हैं, देन नंबर वगैरह शेयर कर दिए हैं। कौन सब ने, जैसे सर जैसे विजय सर। विजय सर इंचार्ज हैं भाई, अच्छा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वो जो भी होगा, और हमें भी जो होता है हम उन्हीं के हिसाब से ही चलते हैं, और उनको जैसा RC से इंस्ट्रक्शन मिलता है उस हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है। तो अच्छा एक लिंक अच्छा। बना हुआ है, फिर भी मैंने चैट पे नंबर डाला हुआ है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर से हम लोग को है कि आप लोग ज़्यादा, वो लोग इसलिए करते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं हम प्राइवेट बच्चों को
अपनी तरफ हायर कर लें कि हाँ बेटे मेरे से पढ़ो, इस वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। समझ रहे हो बात को? हाँ जी सर, समझ गई। इसलिए इतना ज्यादा वो नहीं कर रहा, ठीक है। और थोड़ा सा अपना माइंड खोलो, आज के टाइम में क्या क्या है, और चीजें तो आप सीख लेते हो, तो इसके C++ में क्या है, इतना मुश्किल तो नहीं है, ठीक है ना, नहीं सर। उसको आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ओके। नहीं। ठीक है, तो इसी का एक फिर रेक्टेंगल पे प्रोग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी देख रहे हो कि रेक्टेंगल नाम से क्लास है ना, दो डिफरेंट पैरामीटर के साथ इन्हें क्लास को यहाँ और वहाँ पे बस इस दोनों प्रोग्राम में जो भी पीछे हमने देखा, इसमें यही डिफरेंस है। उसमें इनसाइड हमने डिफाइन किया था कंस्ट्रक्टर को, यहाँ पे हमने आउटसाइड बाय यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, है ना। क्लास नेम भी हमारा सी रेक्टेंगल है, और दो डिफरेंट फंक्शन है ना, एक ब्लैंक आर्गुमेंट के साथ और एक ये टू डिफरेंट इंट आर्गुमेंट के साथ पास किया हुआ है, तो है ना। और ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे रैक 3 4 डाला हुआ है, तो ये किसको पास कराएगा, जिसमें ये दोनों वैल्यू में पास कराए, ठीक है। सिर्फ रेक्ट बी करा रहा है, तो वो किसको करेगा, इसका वैल्यू इसके हिसाब से आउटपुट करेगा। यहाँ पे आउटपुट भी दिया हुआ है, थोड़ा सा आप आउटपुट भी देख सकते हो, ठीक है। पहली वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे जो हमने दो वैल्यू में पास कराई है वो क्या करेगा, 3 into 4 कर लेगा, ठीक है। और दूसरे में क्या है, एक ही वैल्यू पास कराई हुई है क्योंकि यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, उसी वैल्यू को 5 into 5 करके वैल्यू दे देगा, यानी दो डायमेंशन को दे देगा, है ना। वही एक दो फंक्शन है, एक रेक्ट बी जो है वो डिक्लेयर विदाउट एनी आर्गुमेंट है, और फिर एक रेक्ट बी है विद पैरामीटर्स, एक नो पैरामीटर्स, एक विद पैरामीटर जो है पास कराया हुआ है। अब है इसी में टू डायमेंशनल कंस्ट्रक्टर। तो टू डायमेंशनल मीन्स क्या, जो आप टेबल क्रिएट करते हो, दैट इज बेसिकली क्या, टू डायमेंशनल एरे, है ना, क्रिएट करते हैं। एक रो वाइज होता है और एक कॉलम वाइज होता है। तो इसके लिए हम जो सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं ना, एरे का ही नाम दिया हुआ है ना, एक्स और वाई वेरिएबल। ऐसे तो 3D भी होता है, लेकिन फिलहाल अभी अभी 2D को ही देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 7 स्ट्रिंग्स इन द एरे, मतलब वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। एंड ये 10 क्या है, द लेंथ ऑफ द नेम ऑफ द डेज या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए स्पेसिफिक डे। अरे कौन बजा रहा है गाना पीछे से, बंद करो अपना। कीर्ति माइक ऑफ। क्योंकि सबको डिस्टर्ब होता है ना इससे, ठीक है। तो यहाँ पे टू एरे स्कोप में क्या हुआ है, कीर्ति आगे नहीं मानेगा। इसमें भी क्या, जैसे पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले हम क्या करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। और फिर उसमें डिफाइन, या तो वैल्यू आप डाल देते हैं। तो यहाँ पे चूंकि वीक डेज को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ये दो चीज़ों को यहाँ पे शो कराया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है। और यहाँ पे क्या भाई, 7 डेज है, तो वीक डेज 0 विल रेफर टू द स्ट्रिंग, है ना, संडे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स में जीरो से, एरेज में क्या होता है, जीरो से शुरू होता है और n-1 जाके एंड हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि n होगा तो जीरो से अगर काउंटिंग शुरू करेंगे तो ये लेस पे जाके, तो जीरो को संडे ले लिया है, अकॉर्डिंगली फिर क्या करेगा, 1 मंडे शो करेगा, 2 ट्यूजडे शो करेगा, इस हिसाब से हमने। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम ये डाटा चाहते हैं, वीक डेज 4 और 1, तो ये क्या दिखाएगा भाई, 0 1 2 3 4, यानी क्या होगा, थर्सडे को शो करेगा, ठीक है। फोर्थ डे अगर कहें तो 0 अगर संडे है तो फोर्थ क्या होगा, थर्सडे को शो करेगा। और थर्सडे का जो होगा कौन सा, 1 करेक्टर, यानी यहाँ भी 0 से काउंट शुरू होगा, यानी सेकंड करेक्टर जो है ना, इसका शो करेगा। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, एच ऑफ दैट स्ट्रिंग थर्सडे, यानी थर्सडे है और उसका जो सेकंड करेक्टर है वो क्या है, एच है, ठीक है।
क्योंकि एरे की काउंटिंग 0 से शुरू होती है, ये आप लोग को पता होना भी चाहिए और होगा भी। तो इस हिसाब से जो है 2 डायमेंशनल के लिए भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Today we have discussed the constructor and their types in the above program, and we have come to the end of constructor with the discussion of yes। यहाँ पे आपका है ना 2 डायमेंशनल एरे तक जो है आपके टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स है ना, ये सारी चीजें जो है डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे है ना, जब शुरू में एजेंडा में हमने देखा था तो सबसे जो आपका एंड टॉपिक था वो था क्या आपका मेमोरी मैनेजमेंट, और थोड़ा सा डिस्ट्रक्टर के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर, चूंकि कंस्ट्रक्टर पे हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो डिस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, जस्ट उसका जो है ना अपोजिट एक्शन होगा उसका, है ना। तो ये सब चीज थोड़ा थोड़ा हम पढ़ भी चुके हैं। तो मेन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज इसको कंप्लीट तो फिर हो ही जाएगा कंप्लीट आज इसको करना है। डिस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन दैट हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास एंड इट्स आल्सो अप्लाइज ऑन द कंस्ट्रक्टर आल्सो और प्रीफिक्सेस विद टिल्ड साइन, है ना। डिस्ट्रक्टर, अब जैसे कंस्ट्रक्टर क्लास किसी लिए करते थे जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, डिस्ट्रक्टर टेक्स नो आर्गुमेंट और स्पेसिफाइज अ रिटर्न वैल्यू। ये सब हमने पीछे भी देखा था। कंस्ट्रक्टर में भी रिटर्न वैल्यू नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गुमेंट भी हो सकता है और विद आर्गुमेंट भी हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका क्या वर्क है, डिस्ट्रॉय करना। जब ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं, जब कंपाइलर को दिख रहा होगा इस ऑब्जेक्ट की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रक्ट कर देगा। तो इसलिए उसमें कोई भी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, वही डिस्ट्रक्ट किसको करेगा, जो ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्ट हुआ होगा उसी को ही डिस्ट्रक्ट करेगा। और एक्सप्लिसिटली है ना तो इम्प्लिसिटली ना ही एक्सप्लिसिटली रिटर्न्स अ वैल्यू नॉट इवन वॉइड। तो ये सब चीजें हम पढ़ ही चुके हैं। इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्टर में भी हमने देखा था कि अगर नहीं भी हम इनिशियलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली, जिसको कि इम्प्लिसिट कॉलिंग कहते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ही थ्रू होता है। वो इम्प्लिसिटली हो सकता है और एक्सप्लिसिटली भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि जैसे ही डिस्ट्रक्टर हम डिक्लेयर करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, समझ जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और बेसिकली डिस्ट्रक्टर कर क्या रहा है, मेमोरी रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हो गया, मेमोरी रिलीज कर रहा है ताकि कोई दूसरे वैल्यू जो है उसको एक्वायर उस स्पेस को कर सके। तो डिक्लेरेशन ऑफ डिस्ट्रक्टर कुछ नहीं है, सेम एज ए कंस्ट्रक्टर की तरफ है, बस यहाँ पे टिल्ड साइन लग जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट नाम से क्लास है, S1 वहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक फॉर्मेट दिखाया हुआ है ना, टिल साइन with student function and has been used to destroying the use of memory which was allocated to the constructor class by the operator। यानी जब स्टूडेंट फंक्शन क्रिएट किया गया है ना, पहले तो एज ए कंस्ट्रक्टर यूज होगा, तो उसी स्पेस को जो है ये डिस्ट्रॉय करेगा, उसके लिए डिस्ट्रक्टर का। यहीं पे देख रहे हो सेम XYZ क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है, और ये टिल XYZ क्या है, डिस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है क्योंकि वो पीछे काफी डिस्कस कर चुके हैं यूज ऑफ डिस्ट्रक्टर विद टिल और ये इसको। सर हाँ जी, सर पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर होगा तो डिस्ट्रक्टर ब्लैंक वॉइड होगा। क्या? सर अगर पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर होगा तो डिस्ट्रक्टर हम वॉइड रखेंगे। हाँ, डिस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट नहीं जाएगा, क्योंकि भाई जिस ऑब्जेक्ट को, जिस क्लास को आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो डिस्ट्रक्टर का काम ही भाई उसी को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो इसलिए उसमें आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर कितने सारे भी कंस्ट्रक्टर हो एक ही हाँ हाँ हाँ, और ये ठीक। अभी आगे और हम इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, जब एक नहीं कई सारे क्लासेस जब करेंगे ना, तो उसमें फिर बताऊंगा कि किस ऑर्डर में फिर डिस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना। एक्चुअली इसका ऑर्डर रिवर्स होता है। जैसे मान लो 1 2 3 हमने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिए, ठीक है ना, ये भी समझ लो, आप पूछ लिए है तो ये भी
थोड़ा सा समझ लो, फिर आगे आएगा। तो जैसे मान लो 1 2 3 हमने किया ऑर्डर में, 3 कंस्ट्रक्ट किए हमने। अब जब डिस्ट्रक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है तीनों को डिस्ट्रक्ट करेंगे तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, यानी पहले लास्ट वाले को, जो सबसे लास्ट किया हुआ है यानी थर्ड वाले को पहले डिस्ट्रक्ट करेगा, फिर सेकंड को, एंड फिर फर्स्ट को डिस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, ये ऑर्डर चलता है डिस्ट्रक्टर का। जब एक से ज्यादा क्लास या एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ क्लास हो तब वो ऑर्डर हम देखेंगे, और उसका भी पूरा है ना सिंटैक्स होता है, उसी को हम फॉलो करेंगे। और वही चीज कह रहा है कि डिस्ट्रक्टर्स आर लेस कॉम्प्लिकेटेड देन कंस्ट्रक्टर। ऑब्वियस है, कोई भी चीज क्या कहते हैं, क्रिएट करना ज्यादा मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, डिस्ट्रक्ट करना क्या होता है, इजी होता है। तो उसी बेस पे यहाँ पे भी है, क्योंकि हम डिस्ट्रक्ट क्या करेंगे, जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हुआ पड़ा है, ठीक है, उसी को हमें डिस्ट्रक्ट करना है। तो ये मेमोरी को भी पता होता है, ये सारा काम मेमोरी मैनेजमेंट का है ना। वही कह रहे हैं, यू डोंट कॉल देम एक्सप्लिसिटली, ये इम्प्लिसिटली ही काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। और किससे काम होता है, कंपाइलर कैसे समझता है, जिस फंक्शन के आगे हम टिल्ड साइन लगा देते हैं तो वो समझ आता है कि डिस्ट्रक्ट कर रहा है। तो आप देख ही रहे हो है ना, कहीं ना कहीं अगर इसके हम ड्रॉबैक में, लिमिटेशंस में देखें तो एम्बिग्यूटी भी है कि सेम नेम से हमारा कंस्ट्रक्टर भी है और सेम नेम से डिस्ट्रक्टर है, उसी को है ना डिस्टिंक्ट बनाने के लिए टिल्ड साइन का यूज किया जाता है, और ये है ना कंपाइलर इसी से समझता है। Only the function having access to constructor and destructor of a class can define an object of this class type. Otherwise, compiler reports error at the time of compilation of the program. Generally, a destructor should be defined under the public section of the class so that वही चीज बता दिया कि जैसे कंस्ट्रक्टर को भी हम क्या करते हैं, पब्लिकली ही डिक्लेयर करते हैं, और डिस्ट्रक्टर को भी, ताकि पता किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट हुआ होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, यानी डिस्ट्रक्टर कहीं ना कहीं कह लो टोटली डिपेंडेंट ऑन कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर जिस ऑर्डर में काम करेगा उसी सेम ऑर्डर में हमें है ना डिस्ट्रक्टर को भी वर्क करता है। यानी एलोकेट एंड डी एलोकेट के लिए हम दोनों का यूज करते हैं। नहीं, दिस इज यूजुअली यूज टू डी एलोकेट मेमोरी। डी एलोकेट मतलब क्या होगा, रिलीज करता है मेमोरी। डू अदर क्लीन अप फॉर अ क्लास ऑब्जेक्ट, है ना, कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए फिर वो मेमोरी यूटिलाइज हो सके या एलोकेट हो सके, एंड इट्स क्लास मेंबर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। The destructor is called for a class object when that object है ना passes out of scope or explicitly deleted। कहने का मतलब passes out of scope का वही मतलब है कि अब इस ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या एक्सप्लिसिटली हमने डिलीट कर दिया है, तो डिस्ट्रक्टर जो है फंक्शन काम करेगा। एंड इट्स ऑल्सो मेंबर फंक्शन, है ना, ये नॉन मेंबर फंक्शन नहीं है, विद द सेम नेम एज इट प्रीफिक्सेस बाय द टिल्ड साइन। है ना, तो अब वही चीज जो आपने पूछा था, डिस्ट्रक्टर टेक्स नो आर्गुमेंट, है ना, एंड हैज नो रिटर्न टाइप। तो ये तो कंस्ट्रक्टर भी रिटर्न टाइप नहीं लेता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में नो आर्गुमेंट भी और विद आर्गुमेंट भी हम वैल्यू पास कराते हैं। इसमें कोई आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं, इसका एक ही काम है, डिस्ट्रॉय करना, यानी मेमोरी को डी एलोकेट करना। इट एड्रेस कैन नॉट बी टेकन, एंड एड्रेस भी लिखने की जरूरत नहीं है ना। एड्रेस वहां तो हम इसलिए इनिशियलाइज करते हैं ना ताकि उस लोकेशन पे या उस जाके मेमोरी एक्वायर करे। यहाँ पे एड्रेस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो एड्रेस एलोकेटेड है बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। उसको सिर्फ हमें क्या करना है, उसको रिलीज करना है, डीएलोकेट करना है, इस तरह से। और डिस्ट्रक्टर को भी एज ए कांस्टेंट, है ना, वॉलेटाइल या कांस्टेंट वॉलेटाइल और स्टैटिक भी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टर कैन बी, लेकिन डिस्ट्रक्टर को हम क्या कर सकते हैं, कैन बी डिक्लेयर्ड वर्चुअल और प्योर वर्चुअल, जो कि कंस्ट्रक्टर को हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्चुअली यूज होगा, क्योंकि ये क्या होता है ना, जो क्या कहते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट उस क्लास के अंदर रिलीज क्रिएट हुए हैं उन सबको ही ये डिस्ट्रक्ट करेगा। तो इसको वर्चुअल और प्योर वर्चुअल जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, करेंगे। ऐसे मैंने वर्चुअल का मतलब बताया है क्या होता है, लेकिन आगे पॉलीमॉर्फिज्म में और वर्चुअल कीवर्ड का यूज होगा, तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मेन एप्लीकेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर्स। तो ये कहीं ना कहीं आप कंस्ट्रक्टर वाले जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, है ना, उससे कंपेयर भी कर सकते हो।
कंपैरेटिवली करोगे तो लर्न करना इजी होगा। इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो दोनों का फंक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट फंक्शन होता है एंड आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉयड। उसमें क्या था, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड अंडर एनी क्लास, ठीक है, उल्टा हो गया दोनों का। वी कैन हैव ओनली वन डिस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास, है ना, एक क्लास के लिए एक ही डिस्ट्रक्टर होगा एंड डिस्ट्रक्टर कांट बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर में क्या है, एक क्लास के अंदर हम कई सारे कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड भी कर सकते हैं। इफ अ क्लास हैव डिस्ट्रक्टर एंड ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विल बी डीइनिशियलाइज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, है ना। तो डिस्ट्रक्टर अगर डिक्लेयर हम किस लिए करते हैं कि जब उसका स्कोप खत्म हो जाए तो क्या करे, वो मेमोरी रिलीज कर दे, गोज आउट ऑफ द स्कोप, वही चीज कह रहा है। फिर है डिस्ट्रक्टर फंक्शंस आल्सो ओबे द यूजुअल एक्सेस रूल्स ऑफ एज अदर मेंबर फंक्शन डू, क्योंकि ये भी क्या है, एक मेंबर फंक्शन है, तो जो भी रूल्स है ना अप्लाइड होते हैं मेंबर फंक्शन पे, वो सारे रूल्स जो है डिस्ट्रक्टर पे भी अप्लाइड होगा, इम्प्लीमेंट होगा। नो आर्गुमेंट कैन बी प्रोवाइडेड टू अ डिस्ट्रक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। नादर डज इट एनी रिटर्न वैल्यू, इसको चाहे तो 2 पॉइंट भी बना सकते हो, है ना, या तो कोई आर्गुमेंट भी नहीं ले सकता और ना ही कोई रिटर्न टाइप भी ले सकता है ना। कांट बी इनहेरिटेड, है ना, इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इम्प्लिसिटली होता है, जैसे मैंने बताया कि जब एक क्लास से, है ना, मान लो एक क्लास सुपर क्लास है, उससे फिर एक क्लास है, फिर एक डिराइव क्लास है, ऐसे में जिस ऑर्डर में हमारा कंस्ट्रक्टर रिलीज होगा उसी सेम ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर भी चलेगा, ठीक है, इनहेरिट हम नहीं करेंगे। A destroyer may not be static, है ना, वो तो कंस्ट्रक्टर भी नहीं होता है ना, ये भी नहीं होता है, तो कुछ सिमिलरिटी भी है दोनों के बीच में। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द एड्रेस ऑफ द डिस्ट्रक्टर, एड्रेस की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एड्रेस किसकी देगा, ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, ठीक है ना, उसी को ही डिस्ट्रॉय करेगा। तो वो तो जिस फंक्शन के आगे टिल्ड लगा रहेगा, ठीक है ना, तो उसी फंक्शन के ऑब्जेक्ट को ही वो डिस्ट्रॉय करेगा। मेंबर फंक्शन में बी कॉल्ड फ्रॉम विदिन अ डिस्ट्रक्टर, विदिन अ डिस्ट्रक्टर ही होगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास विद अ डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ यूनियन, जो कि कंस्ट्रक्शन में भी इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। यूनियन के लिए कंस्ट्रक्टर जो है यूज नहीं होगा, हालांकि सी प्लस प्लस में यूनियन का बहुत ज़्यादा यूज है नहीं, इनफैक्ट ना के ही बराबर है। इनफैक्ट सी में भी यूनियन जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका, ठीक है, उसके एवज में हम स्ट्रक्चर का यूज करते थे। यू मे मेक एन ऑब्जेक्ट कांस्टेंट इफ इट डज नॉट चेंज एनी ऑफ इट्स डाटा वैल्यू, है ना, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हम पास कराना चाह रहे हैं तो उसको एज ए कांस्टेंट हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, दे आर केस सेंसिटिव ऑल्सो, है ना, तो ये तो है ही सी प्लस प्लस, है ना, केस सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें हमें, है ना, लेटर्स का खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी कैपिटल और स्मॉल फॉर्म में आएगा तो उसमें क्या आएगी, एम्बिग्यूटी आएगी और वो डिफरेंट आउटपुट देगा। एंड दे आर नो गुड फॉर बिग प्रोग्राम्स हैविंग थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड। यस, अगर कोई अच्छा प्रोग्रामर नहीं है, नॉलेज नहीं है और बहुत लंबे 1000-2000 लाइन के अगर कोड लिखे हैं तो उसके लिए जो है ना, बहुत ज़्यादा जो है एफिशिएंट नहीं होगा। एक बार अब अटेंडेंस ले लेते हैं, लगभग एंड ही चल रहा है, अब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना, एग्जाम्पल भी है। हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर डोंट हैव रिटर्न टाइप नॉर कैन दे रिटर्न एनी वैल्यू, मतलब एक ही है, ठीक है ना। References and pointers cannot be used on constructors and destructors and because their addresses cannot be taken, है ना, क्योंकि कोई भी हम वेरिएबल या डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो उसका हमारे हिसाब से तो वो लोकेशन एक्वायर करता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो है रेफरेंस और पॉइंटर्स का यूज नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर में, क्योंकि रेफरेंस और पॉइंटर का हम यूज किस लिए करते हैं कि बाय स्टोरिंग एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ना, कि एड्रेस पे डायरेक्ट हम लिंक कर सकें। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड विद कीवर्ड वर्चुअल, ये सब पढ़ चुके हैं ना। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी स्टैटिक, कांस्टेंट और वैलेटाइल,
एंड यूनियंस कैन नॉट कंटेन क्लास ऑब्जेक्ट, दोनों में मतलब ये सारी चीजें जो है ये दोनों के लिए ही इम्प्लीमेंटेबल है। इस तरह का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसको देख सकते हैं। और ये हमने शुरू में ही देखा था कि इसका यूज ही किस लिए होता है, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। तो सी में जैसे था मैलॉक कैलॉक, ये सब हम मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज करते थे, उसका भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन है। लेकिन जो लेटेस्ट हमारे पास ऑपरेटर है यूज करने के लिए वो है न्यू एंड डिलीट, है ना। एज द नेम इम्प्लाई, न्यू का यूज किस लिए होता है, मेमोरी एलोकेट करने के लिए, और डिलीट का किस लिए यूज होता है, मेमोरी रिलीज करने के लिए। इन दोनों का कीवर्ड का हम यूज करते हैं। These two memory management and operators are used for allocating and freeing या deallocating memory blocks in efficient and convenient way। यानी C++ oops के लिए जो है ये दोनों ऑपरेटर जो है easily, efficiently और easy way में जो है वर्क करते हैं। The fundamental issue is the determination of when an object is no longer needed, है ना। ये समझना कंपाइलर का काम है, ठीक है। ये अगर नहीं समझता है तो फिर कैसे करेगा, ठीक है ना। जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तब उसको क्या करेगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, नहीं समझ पाता है कि इसकी रिक्वायरमेंट कब है नहीं, तो फिर उस हिसाब में गार्बेज वैल्यू जो है आपको आउटपुट दे देता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है, अरेंजिंग फॉर इट्स अंडरलाइंग स्टोरेज टू बी रिटर्न टू द फ्री स्टोर सो दैट इट में बी रीयूज्ड या रीएलोकेटेड फॉर अनदर वेरिएबल्स या अनदर डेटा के लिए जो है इसको सेटिस्फाई फ्यूचर मेमोरी रिक्वेस्ट, कि उसके बाद अगर कोई और डेटा हम एक्वायर करना चाहते हैं यानी डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो उस मेमोरी को यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो ये सारा वही चीज कर रहा है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड इन दिस, है ना, टू इनिशियलाइज एंड डिस्ट्रॉय द मेमोरी ब्लॉक्स व्हेन इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम। ये कई बार आ चुका है ना, इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और इन मैनुअल मेमोरी एलोकेशन में दिस इज आल्सो स्पेसिफाइड मैनुअली बाय द प्रोग्रामर एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कोड्स बाय प्रोग्रामर। जैसा मैंने बताया सी में हम यूज करते थे ना, कैलॉक मैलॉक का यूज होता था, तो वो भी मेमोरी एलोकेशन के लिए ही यूज होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट एंड करेक्टनेस, इस पॉइंट को ही देख लेना है और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। मैनुअली मेमोरी मैनेजमेंट इज नॉन टू enable and several major classes of bugs into a program when used incorrectly, है ना। कोई भी सिंटैक्स में एरर आता है तो आप तो सिर्फ कह रहे हो कि एक एरर आ गया, लेकिन आपने कुछ भी टाइप किया तो क्या करेगा, मेमोरी में सबसे पहले तो स्पेस लेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और ये बहुत, है ना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है ना। ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है मैनेज करना, तो ये सारा। When an unused object is never released back to the free store, this is known as the memory leak in the C++ programming, है ना। जो ऑब्जेक्ट के हमारा यूज नहीं हो रहा, नो लॉन्गर नीडेड है ना, उसको रिलीज नहीं कर पाने तो क्या होगा, दैट इज नोन एज मेमोरी लीक्स। और a short running program which relies on an operating system to deallocate its resources when it done। ये दोनों चीज पूछ रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट और करेक्टनेस का क्या रियल में लेना देना है। तो जितना अनकरेक्ट होगा, है ना, उतनी मेमोरी हमारी क्या होगी, वेस्टेज होगी, है ना। और उसके हिसाब से फिर उसको रिलीज करना, मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। Programmers are expected to invoke and dispose manually to appropriate prevent leaking, है ना। prevent leaking के लिए जो है ये यूज करते हैं कीवर्ड। तो ये तो पूरा अपने आप में ही, है ना, टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा पूरा मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, सिर्फ ये समझना है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज ही किस लिए होता है, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। फिर when an object deleted more than once or when the programmer attempts to release it, है ना, जो नवसीखुए होते हैं, है ना, जिन्हें प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो वो बार बार कोई काम को करते हैं, एक ही काम को बार बार। तो इससे भी क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है, दिक्कत आती है।
तो कह रहा है इस तरह का जो है ना कैटास्ट्रोफिक फेल्योर्स ऑफ द डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट, और ये क्या होता है डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए जो है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का मेमोरी मैनेजमेंट में जो है बहुत अहम रोल है। और यही आज का ये फर्स्ट ब्लॉक भी आपका कंप्लीट हो गया और क्लास भी अब एंड करते हैं। बाकी अब 3 क्लासेस